नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तो आप नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को समझिए कि क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसको शपथ कौन दिलवाता है या किसके सामने शपथ लेता है, इसको हटाया कैसे जा सकता है, इस सारी बातें आज हम आपको समझाएंगे और उम्मीदता नियंत्रक महालेखक परीक्षक आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, समझिए, कहा रहा है कि इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे, बार बार इतना लॉन्ग नाम बोलना संभव नहीं है, कैग, CAG, कैग। इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हम कैग भी बोल सकते हैं, द कंप्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल। द कंप्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल, इसको हम लोग बोलते हैं। तो हम इसको फुल फॉर्म को हटा देते हैं, शायद आप फुल फॉर्म देख लीजिए, द कंप्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल। अच्छा, कैग जो होता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148, समझिए ध्यान से, कहा रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच किया गया है। यानी 148 से 151 के बीच किसकी व्याख्या किया गया है? कैग की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसके कैग जो है, CAG, कैग, इसके पद की व्याख्या की गई है। कह रहा है कि कैग पद होगा, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का एक पद होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में? 149, दो को खाली जानने की जरूरत है आपको। 149 में इसकी कार्य, माने इसका काम क्या है और इसकी शक्तियां, इसके पास क्या क्या ताकत है, इस दोनों की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में है। तो आप ये दोनों ध्यान रखिएगा। क्या क्या बताएं? 148 में कहता है कि कैग का एक पद होगा, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है, और इसकी कार्य शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में। यानी कि जब इसकी शक्तियां और कार्य है, यानी कि यह कैसा पद है? संवैधानिक पद। संवैधानिक पद, क्योंकि इसकी व्याख्या भारतीय संविधान में किया गया है। इसकी व्याख्या भारतीय संविधान में किया गया है। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आता है कि सर कैग जो है इसका काम क्या है, इसको क्यों रखा गया है? तो देखिए, कैग का काम है कि भारत सरकार के पास आय, जितना आय आता है टैक्स के द्वारा, विभिन्न चीजों के द्वारा, भारत सरकार के पास जो टैक्स आता है और भारत सरकार को जो व्यय होता है, यानी कि भारत सरकार के आय और व्यय का देख रेख करने की जिम्मेवारी कैग को, यानी कि भारत सरकार या राज्य सरकार में भी होता है, यानी कि आय और व्यय की देख रेख की जिम्मेवारी, सारी जिम्मेवारी किसके पास है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पास है, यानी कैग के पास है। कि भारत सरकार कितना कमाया, इस साल इसका आय कितना हुआ, कितना इसका खर्च हुआ, इस सारी जिम्मेवारियां भारत सरकार के पास है। ठीक, अब भारत सरकार को पैसा जो है, भारत सरकार सही ढंग से खर्च कर रही है कि नहीं, कहीं घोटाला हो रहा है कि क्या हो रहा है, इस सारी जिम्मेवारी की देखरेख किसको? कैग को मेन बनाया गया। कैग को मेन बनाया गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब कैग जो होता है, कैग जो होता है, इसके सदस्य जो होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। माने कैग की नियुक्ति, महालेखक परीक्षक जो है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, अब एक बात, यह शपथ किसके सामने लेता है? शपथ किसके सामने लेता है? यह भी लेता है राष्ट्रपति के सामने। कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक शपथ किसके सामने लेता है? राष्ट्रपति के सामने लेता है। कोई दिक्कत? अच्छा, इनका यह त्याग पत्र किसे दे सकता है? यह त्याग पत्र किसे दे सकता है? यह त्याग पत्र भी दे सकता है राष्ट्रपति। याद रखिए, महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक,
इनको शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। इनको यह त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। कोई दिक्कत? अब समझ में आया इतना बात? अच्छा, दो अनुच्छेद, कैग का पद अनुच्छेद 148 और इनकी कार्य मैंने कैग का इनकी कार्य और शक्तियां अनुच्छेद 149। कोई दिक्कत? अब आई, कह रहा है इसका और क्या क्या काम है? तो इसका काम ही है कि जितने भी हमारा, जैसे आप संचित निधि है, आकस्मिकता निधि है, तो ये संचित निधि और आकस्मिकता निधि से जो जो धन का व्यय होता है, जो जो धन आता है, ये सारी धनों का व्यय और आय का देख रेख की जिम्मेवारी भी किसके पास है? कैग के पास है। यानी कि याद रखना है, संचित निधि और आकस्मिकता निधि का धनों का व्यय का देख रेख करने की जिम्मेवारी किसके पास है? कैग के पास। कोई दिक्कत? अच्छा, कैग जो होता है इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। मतलब इनका कार्यकाल क्या होता है? कैग का कार्यकाल क्या होता है? कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले होते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, इस बात को हम एक दिन और आपको समझाते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष का मतलब, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 40 साल में बन गया कैग, यानी नियंत्रक महालेखक परीक्षक भारत का, तो 40 में बना तो उसको 46 तक रहेगा। 6 साल एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 है तो 46 तक रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको 6 साल हो गया लेकिन 65 नहीं पूरा हुआ, तो आराम से रहेगा 46 तक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लो कि 62 की उम्र में बना, ठीक, तो अगर 62 की उम्र में बना तो जैसे ही 3 साल उस पद पे रहा, 65 हो गया, तो उसको 6 साल पूरा होने नहीं दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, हट जाएगा। वो कहने का मतलब कि जो पहले पूरा हो जाए, अगर 6 साल पहले पूरा हो जाए तब भी हट जाइएगा, अगर 65 वर्ष पहले पूरा हो जाए तब भी हट जाइएगा। यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए आप हट जाइएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब आइए, कह रहा है कि ये जो महानियंत्रक एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो कैग है, इसका और क्या काम है? तो इसे लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है। एक समिति है लोक लेखा, हम समिति आपको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए, लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है। क्यों? लोक लेखा समिति जो है क्या करता है? कैग द्वारा दिए गए रिपोर्ट को जांच करना, कैग द्वारा दिए गए रिपोर्टों को जांच करना, उसका पड़ताल करना लोक लेखा समिति का काम है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं लोकसभा का और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा का। क्या बताएं आपको कि कैग द्वारा दिए गए रिपोर्ट को जांच करना, उसको देखना कि यह सही है कि नहीं, ये पूरी जिम्मेवारी लोक लेखा समिति को है। इसीलिए लोक लेखा समिति को महानियंत्रक लेखक परीक्षक का मित्र कहा जाता है। याद रखिएगा इस बात को। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति जो है, यह क्या है? एक समिति है। इसका भी काम है भारत सरकार की जो भी खर्च है, आय है, व्यय है, इसकी देखरेख करना। अच्छा, क्या महानियंत्रक लेखक परीक्षक का काम है क्या केंद्र सरकार का देखरेख करना? नहीं, राज्य सरकार के भी जो भी खर्च और आय और व्यय है, इसकी पूरी देखरेख करने की जिम्मेवारी नियंत्रक महालेखक परीक्षक को है। जैसे आप देखिए, मान लो कि भारत सरकार उड़ीसा में बाढ़ आया, ठीक, उड़ीसा में 10 करोड़ भारत सरकार दिया। अब भारत सरकार 10 करोड़ दिया तो इस सही में दिया कि नहीं दिया? अब इस चीज का लेखा जोखा किसके पास होता है? कैग के पास। आप सुने होंगे कि कैग का रिपोर्ट आया कि अभी सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट में कोई शहर चल रहा है तो दिल्ली चल रहा है। तो अब कैग अपना रिपोर्ट सौंपता है सरकार को, राज्य सरकार का भी रिपोर्ट और केंद्र सरकार का भी रिपोर्ट, कैग का अलग अलग होता है। तो आप याद रखिएगा कि कैग की जिम्मेवारी राज्य और केंद्र दोनों सरकार के रिपोर्टों को पेश करना होता है। कोई दिक्कत? उनके खर्च, आय, व्यय की सारी जिम्मेवारी, देख रेख करने की जिम्मेवारी किसके पास है? कैग के पास है। अच्छा,
अब आइए, कैग जो है और इसके लोगों को पेमेंट भी तो मिलता होगा। हाँ बिल्कुल मिलता है। तो वर्तमान में जो कैग इनके लोग माने एक लोग, अगर लोक लेखा समिति में 22 लोग लेकिन कैग एक होता है। वर्तमान में भारत के जो महालेखक नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं उनका नाम है राजीव महर्षि। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है राजीव महर्षि है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि हैं। इनका कार्यकाल 2017 से 21 तक रहेगा, याद रखिएगा। कह रहा है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो हैं यह होंगे राजीव महर्षि साहब होंगे, जिनका कार्यकाल 2017 से 2021 तक होगा। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक थे वीर नरहरि राव। प्रथम, यानी कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि प्रथम कौन थे नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के बाद भी तो कोई व्यक्ति बना होगा नियंत्रक महालेखक। तो भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक थे वीर नरहरि राव, याद रखिए, नरहरि राव। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक थे वीर नरहरि राव। इनका कार्यकाल था 1948 से 54 तक था, याद रखिए। 1948 से 54 तक इनका कार्यकाल था। फिर से आइए, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है राजीव महर्षि, 2017 से 21 तक होगा कार्यकाल। और प्रथम थे वीर नरहरि राव। इनका कार्यकाल था 1948 से 1954 तक, 6 साल की एक। अब आई काहे 17 से 21 तक रहेंगे? क्योंकि 21 जैसा ही होगा 2021 तो इनका 65 पूरा हो जाएगा, तो ये 6 साल नहीं रहेंगे, 4 साल रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा ही 21 होगा तो 65 पूरा हो गया तो हटना पड़ेगा। यानी कि हम आपको यही लिखे थे यहाँ पर कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, महालेखक परीक्षक में इसको हटाया कैसे जा सकता है? सुनिए, कह रहा है कि महालेखक परीक्षक को हटाने के लिए जैसे आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे ही हटाना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या होता है? महाभियोग लाया जाता है, संसद के लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के पास जाता है। तो ठीक उसी प्रकार महालेखक परीक्षक को, कैग को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को हटाया जाता है। इनका कार्यकाल या बनने का न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? कोई न्यूनतम उम्र नहीं है, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक बनने के लिए न्यूनतम उम्र नहीं दिया गया है, न्यूनतम उम्र नहीं। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक बनने के लिए न्यूनतम कोई उम्र नहीं है। इनको हटाने के लिए क्या होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। 148 में कैग पद यानी कि नियंत्रक महालेखक परीक्षक का एक पद होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148। 149 में उनकी कार्य एवं शक्तियां का वर्णन है। यह इनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। यह त्याग पत्र किसे देखते हैं? राष्ट्रपति को। इनका शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। संचित निधि में किया गया व्यय और आय पूरी जिम्मेवारी की देख रेख करने की जिम्मेवारी कैग के पास है। कैग के द्वारा दिए गए रिपोर्टों को लोक लेखा समिति जांच करता है। मान लो कि कैग जो है वह भ्रष्ट हो गए तो अब क्या होगा भाई? तो कैग अगर भ्रष्ट हो गए तो होगा क्या कि जो लोक लेखा समिति देखेगा कि अरे भाई भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, यानी कि इनके द्वारा दिए गए रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जांच करता है। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा के वेरी इंपॉर्टेंट बात और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। न्यूनतम उम्र आप अगर महालेखक परीक्षक यानी कैग बनने के लिए अगर आप न्यूनतम उम्र की बात करें तो इनकी न्यूनतम उम्र नहीं है, माने संभव कुछ भी कोई उम्र में बन सकते हैं, खाली जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा। अच्छा, इसके बारे में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहते कि यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद है। याद रखिएगा कि किसने कहा था कि कैग का जो पद है यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कैग सबसे महत्वपूर्ण पद, सबसे महत्वपूर्ण पद, महत्वपूर्ण पद कैग को किसने कहा था?
कैग को किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, याद रखिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कैग को सबसे महत्वपूर्ण पद बताया था। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। एक बार हम पूरा रिवीजन करवा देते हैं और आपको याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं हुआ हो तो रिवर्स करके देखिए। चलिए, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को शॉर्ट में CAG बोलते हैं। इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच। कैग जो है, इसका काम है भारत सरकार द्वारा किए गए खर्च और व्यय का देखरेख करना। खर्च और कितना भारत सरकार के पास आया, इसकी जानकारी यानी इसकी देखरेख करने की पूरी जिम्मेवारी नियंत्रक महालेखक परीक्षक को। दो अनुच्छेद इंपोर्टेंट, फिर से 148 में कैग की व्याख्या की गई है और 149 में इसकी कार्य एवं शक्तियां, इसका काम क्या क्या है, इसके पास कौन कौन सा पावर है। 149 नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हट शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र कौन देता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र कौन किसको देता है? राष्ट्रपति को। आकस्मिकता निधि और संचित निधि में किए गए व्यय का देखरेख करने की जिम्मेवारी किसके? नियंत्रक महालेखक परीक्षक। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खर्च और आय और व्यय की जानकारी रखता है। इसका मित्र कहा जाता है लोक लेखा समिति को, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए रिपोर्टों की जांच करना, जांच पड़ताल करना किसकी काम है? लोक लेखा समिति के। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। महानियंत्रक एवं लेखक परीक्षक बनने की न्यूनतम आयु कोई नहीं है, कभी भी बन सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को सबसे महत्वपूर्ण पद किसने बताया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि यह सबसे महत्वपूर्ण पद है, याद रखिए। अच्छा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, प्रथम भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? वीर नरहरि राव। 1948 में बने थे, 1954 तक रखे थे। वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक थे वी नरहरि राव, यानी वी नरहरि राव। वर्तमान में कौन है? राजीव महर्षि हैं, जिनका कार्यकाल 2021 में खत्म होगा। कार्यकाल 2021 में खत्म होगा। महालेखक परीक्षक का कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होता है या तो 65 वर्ष का होता है, जो पहले पूरा हो जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, यह एक संवैधानिक पद है जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान में किया गया है। इसकी मुख्य रूप से काम है कि भारत सरकार द्वारा किए गए खर्च और उसके पास कितना पैसा आता है, इसकी लेखा जोखा तैयार करना, रखना। देखते हैं रिपोर्ट आता है कि भारत सरकार ने इस साल प्रचार में इतना खर्चा कर दिया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने इतना कर दिया, तो ये रिपोर्ट कौन देता है? यह रिपोर्ट कैग तैयार करता है। कैग के रिपोर्ट में बिहार सरकार सबसे अधिक घाटे में 2017 में, तो कौन ही रिपोर्ट देता है? यह रिपोर्ट देता है कौन? रिपोर्ट देता है कैग। तो आप याद रखिएगा कि कैग की यही काम है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको महान लेखक नियंत्रक परीक्षक पूरी तरह से याद हो गया होगा। और जो छात्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम डेली आप लोग के लिए एक वीडियो डालें तो आपको तक पहुंच जाए। मैथ का भी वीडियो 2-2 दिन पर आपको एक वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। कैसा लगा कमेंट करके आप बताइए, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक रखिए। धन्यवाद।